हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। और देखो ये कंटेनर है अपना जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। बेस लेंथ है, सही है। अरे पक्का हमने क्या किया, इसको ना ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया। पहले तो क्या होगा, पहले तो बताओ पानी के लेवल को क्या होगा। ये साइड बढ़ जाएगा, ये साइड गिर जाएगा। हाँ। अरे ऐसा हो प्रैक्टिकल चीज है एकदम। मान लो ये पानी का लेवल यहां तक आ गया, बोलो बात चमका, ठीक। और यहां पे लेटस से यहां तक गिर गया ये, बोलो कोई तकलीफ। अरे पक्का आपको बताना है ये एच। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट डिफरेंस ठीक है। यहां पे जो वाटर लेवल है, यहां पे जो वाटर लेवल है, उसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि हाइट कितनी है। बात समझ आई? अरे पक्का ये कुछ इस हाइट की बात हो रही है ये, ठीक है। करो, देखो ट्राई करो। हो गया क्या?
किसी को समझ आ रहा है कैसे होगा? देखो क्या बोलते हो यार? tan theta is equals to tan theta है कितना? hy which is equals to एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का एक और बेहतरीन सवाल। सब ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को देख कैसे रहे हो। तो सही है ना? पहले ये कंटेनर पूरा होता था, ट्यूब है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के कंटेनर्स के केस में क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं? लेवल बढ़ा दूं, एक ताबड़तोड़ सवाल करा दूं? एक करा दूं क्या अच्छा सवाल? डरोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? किसी के बात में था जो हमें डरा दे सर। क्या बात कर रहे हैं? मान लो एक कंटेनर है आर रेडियस का, किस रेडियस का? बोलो बात समझ आई? अरे पक्का? डरोगे तो नहीं ना? हमने क्या किया है ना, डीपीएस में जाके बड़ा डाउट है बराबर। हमने क्या किया, हमने इस कंटेनर को ओमेगा से घुमाना शुरू किया। यही पेन हमने रख दिया सर, अपने बस की बात नहीं है सर। पहले तो ये हो गया, ये बात समझ आई? मेंस में आपका दिमाग इस लेवल पे चलना चाहिए, ये जिस लेवल का सवाल, और ये धीरे धीरे अच्छे क्वालिटी के सवाल करोगे तभी अपना दिमाग डेवलप होगा, है ना। आपने क्या किया, एक आर रेडियस का अपने पास कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। अपन ने क्या किया, इसको गोल गोल घुमाना शुरू किया। किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे, बात समझ में आ रही है? मुझे पहले ये बताओ कि इसके पानी का टॉप सरफेस का शेप क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बात समझ आती है? अरे ऐसा बोलो, कोई तकलीफ? क्या शेप ऐसे हो जाएगा? अरे पक्की बात, कोई डाउट? पक्का? मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, ठीक है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। तो ये जो कर्व बना है ना सरफेस का, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। एक बेहतरीन मैथ का सवाल जो फिजिक्स में हो सकती है। बात समझ गए? अपने को क्या बतानी है इसकी इक्वेशन? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये सर्कल है? बात समझ आती है? अरे पक्का? अरे ठीक है ना? देखो कैसे किया, ध्यान से। अपन ने इस लाइन पे, इस सरफेस पे कोई भी एक वाटर पार्टिकल लिया, लेट अस से दिस। बोलो कोई डाउट? इस पार्टिकल पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है?
बात समझ में आती है? मतलब इस पार्टिकल के अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक तो लग रही है mg, लेट अस से इस छोटे से पार्टिकल का मास है dm, तो एक फोर्स लग रही है dmg, एंड एक फोर्स लग रही है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, कितनी? dm ओमेगा स्क्वायर x, where this horizontal distance is x. बोलो बेटा, अरे पक्का? अरे 100%? अब सोच, जब आप इसको कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हो तो ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, पर क्या यहां से ऊपर नीचे फ्लो कर रहा है? एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में जब पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर पहुंच जाता है तो क्या ऊपर रेस्ट पे होता है या घूमता रहता है? रेस्ट पे होता है। ये आप सोचो, एक बाल्टी ले लो, उसको गोल गोल घुमाओ, तो आपको शेप तो ये दिखेगी, पर क्या इस शेप में वाटर फ्लो होता हुआ दिखेगा? बात समझ आ रही है? सो हमने इसकी नेट फोर्स निकाली इस डायरेक्शन में, ये लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। सो ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा dm ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा should be equal to dmg sin थीटा। ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। बोलो यस और नो? सॉरी, बोलो यस और नो? अरे ठीक है, देख क्या करना, dm ने dm को मारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x बाय g। अच्छा, इस पॉइंट पे tan थीटा मतलब इस पॉइंट पे हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। याद करो पहला लेक्चर, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? dy by dx इज नथिंग बट tan थीटा, स्लोप एट दिस पॉइंट। अरे यस और नो? तो इस लाइन का स्लोप इस पॉइंट पे क्या है? dy by dx क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर x बाय g इनटू d, y is equals to ओमेगा स्क्वायर x बाय 2g। एक बेहतरीन सवाल और बेहतरीन इक्वेशन। मैं मान सकता हूं कि तुमसे ये सवाल पहली बार में होना अभी नामुमकिन है, पर कुछ बात समझ में आई है कि मैथ्स को कैसे यूज करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इन सवालों की फील तुम्हें थोड़ी थोड़ी क्लास 12th में आना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में आप कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं, तो जब अपन कैलकुलस ऐसे इस टाइप के सवाल आप 12th में भी करोगे, परेशान नहीं हो बिल्कुल, बट जब आप कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं तो आपको थोड़ी सी मैथ्स घुसानी आती है कि भाई यहाँ पे स्लोप निकाले, tan थीटा की वैल्यू, जहां पे भी मैं पॉइंट पे tan थीटा निकाल दूं वहां पे मुझे उस लाइन का स्लोप मिल जाता है। एक्चुअली मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, फिजिक्स में जितने सवालों में इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने को आता है, क्या निकालने को आता है? इक्वेशन ऑफ द कर्व, उतने सवालों में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे tan थीटा निकाल लो और उसको dy by dx रख दो। ये आप करोगे 12th में भी। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का? मैं आपको बताता हूं, एक बार एक सवाल पूछा गया था, ताबड़तोड़ एकदम बेहतरीन। मैं बताता हूं सवाल क्या पूछा था। पहले तो अगर मैं ये घुमाने की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा? क्या ये डीप और नीचे होता जाएगा? और ज्यादा तेज घुमाऊं क्या ये और नीचे हो जाएगा? अरे क्या सॉरी, मतलब पानी साइड में और चलता जाएगा। सवाल पूछा गया था, कैलकुलेट द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी सो दैट यू आर एबल टू सी द बॉटम। मैं किस एंगुलर वेलोसिटी से इसको गोल गोल घुमाऊं कम से कम कि मुझे ये पॉइंट दिख जाए। मतलब हमारा जो कर्व है कुछ ऐसा बन जाए। आप सोच,
जस्ट जो इंसान सवाल सॉल्व करके यहां तक पहुंचे उसको क्या करना है? क्या ये जो कर्व है उसकी इक्वेशन ये है? अब सोच, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जो तुमको हाइट दी होगी, मान लो 0, जो भी अपने को हाइट दी होगी, उस वो अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालना है और अपने को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है। ठीक है, मान लो आपको बोला गया भाई यहाँ h तक गया है, जो भी है वो अपने को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। तो कुछ इस टाइप के अच्छे सवाल बनते हैं एडवांस सेगमेंट में। उदाहरण हमारा चेहरा बताता है कि सर आगे से ऐसे सवाल करा आते हैं, दूसरा और देंगे। रोटेशन घुसाएंगे हम सवाल में, देखो हो गया। देख मेरी बात सुन, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालते हो तो क्या उस पर ऊपर बॉइंग फोर्स लगती है? अरे पक्की बात, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हो ऊपर बॉइंग फोर्स लगती है। मान लो ये एक रॉड है विच इज हिंज्ड एट दिस पॉइंट, इस पे हिंज्ड है, बात समझ आ रही? और थीटा एंगल में मैंने इस रॉड को रिलीज किया, इस पोजीशन पे आके ये स्टेबल हो गई एट रेस्ट। बात समझ में? इस पोजीशन पे आके ये स्टेबल हो गई एट रेस्ट। मुझे तो पहले इतना बताओ कि इस पे कौन कौन सी दो फोर्सेस लग रही है जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है? क्या बॉइंग फोर्स mg को बैलेंस कर रही है? अरे पक्की बात, ठीक है। आपको बताना है calculate the length inside the water. करो ट्राई। Calculate the length inside the water. डेंसिटी वगैरह दी हुई है, रॉड की डेंसिटी है 5/9 रो, वाटर की डेंसिटी है रो। बात समझ आ रही है? मतलब अगर ये रॉड डूब भी सकती है इसमें, ठीक है।
हो गया क्या? और हिंज फोर्सेस तो उनको क्यों नहीं चेक कर रहे? अगर तुम बॉडी में नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर रहे हो तो जिस पॉइंट पे हिंज है वहां पे भी तो नॉर्मल लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? उनको अपन निग्लेक्ट नहीं। मेरी बात सुनो, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो क्या नेट टॉर्क भी 0? इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखूंगा मैं, टॉर्क नेट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0। तो क्या जितनी भी हिंज फोर्सेस है उनका टॉर्क 0 हो गया क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास कर रही है। ये सॉल्व? अरे पक्का? अरे 100%। बची कौन सी दो फोर्स? एक तो लग रही है mg, बोलो कोई डाउट? और एक लग रही है buoyancy। सो टॉर्क ऑफ mg should be equal to torque of buoyant force। बोल यस और नो? तो सही बात है। इक्वेशन देखना ध्यान से। सबसे पहले mg का टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? r क्रॉस f, r इंटू f इंटू साइन थीटा। देख मेरी बात सुनिए, सबसे पहले r कितना है? l/2। अरे यस और नो? अरे पक्का? ठीक है। F क्या होता है? mg, मतलब डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बोलो कोई तकलीफ? बात समझ आई? इंटू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि R और F के बीच में एंगल कितना है? साइन थीटा। देखिए R वेक्टर, इसको इसके टेल पे रखो, क्या एंगल कितना है? थीटा, तो उसका साइन। क्या टॉर्क हो गया mg का? अब टॉर्क लिखेंगे buoyancy का। ध्यान से देखना, buoyancy का टॉर्क सबसे पहले R, तो buoyancy किस डिस्टेंस पे लग रही है? ये डिस्टेंस कितना है? L माइनस x/2। buoyancy लगती है डिस्प्लेस वॉल्यूम के सेंटर ऑफ मास पे। यस और नो? अरे पक्की बात? R इंटू F, buoyancy फोर्स। buoyancy फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलो। डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डिस्प्लेस वॉल्यूम, A इंटू x इंटू जी। बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्का? ठीक है। इंटू जो भी आएगा यहां से वो आंसर है, उसके आगे तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं बस आपको एक इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं कि देखो इक्वेशन कैसे लिखना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? तू बोला मुझे, तूने टॉर्क में r क्रॉस f के सवाल किए नहीं किए? इस टाइम के रॉड पे तूने फोर्सेस के टॉर्क लिखे नहीं लिखे? पर यहां के कंफ्यूज हो गया। ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर अपने को पता है कि अपने को बॉडी रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0 करना है, तो भाई फोर्स कोई भी हो, buoyancy फोर्स उसका मैग्नीट्यूड ही तो लिखना है। और अपने को ये पता होना चाहिए buoyancy फोर्स लगती कहां। इससे आंसर आएगा, जो भी आएगा। आंसर नहीं पता मुझे। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का? अच्छा, जो हिंज फोर्स
फोर्सेस होती है, मैं दोबारा आपको याद करा दूं, इधर देख लो, 1 मिनट ध्यान से, 2 मिनट इधर देखो। जिस पॉइंट पे आप रॉड को हिंज करते हो, तू सोच ये पंखा ऊपर हिंज है, बात समझ आ रही है? पंखा ऊपर हिंज है, या कोई भी रॉड आप लो जिसको आप कहीं पे भी किल्ली मार के हिंज कर दोगे, क्या उस पे चारों तरफ फोर्स लगती है? क्या चारों तरफ नॉर्मल फोर्स लगती है? यस और नो? तो हम हिंज फोर्सेस अज्यूम करते हैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, कि भाई नेट फोर्स एक वाई एक्सिस में होगी, एक एक्स एक्सिस में होगी। These two are resultant of all the forces. पर जिस पॉइंट पे हिंज हुआ है उस पॉइंट पे फोर्स जरूर लगेगी। आप हिंज फोर्सेस को कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हिंज हो गया, छोड़ो, हिंज तो लगेंगे, अरे नॉर्मल तो लग रही है। कुछ बात समझ में? मतलब यहां पे अगर आप नेट फोर्स इक्वल टू 0 करने जाते हैं तो आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं। इससे हमें ख्याल आता है कि हमें नेट टॉर्क 0 करना। बात समझ रही? समझ आया ना? सवालों से घबराया मत करो, सब मैकेनिक्स घुसती है हर चैप्टर में। हीट में तुम आओगे उसमें भी मैकेनिक्स घुसेगी। मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। ध्यान रखना, मुझसे पढ़ने वाले बच्चे को मैं तुमको सवाल की वैरायटी नहीं सिखा रहा हूं। कभी भी अगर आपको मुझसे फिजिक्स सीखनी है और तुम चाहते हो कि फिजिक्स तुम्हें आए, तो सवालों की वैरायटी मत सीखो, ये सीखो कि सवाल बनते कैसे। सवालों में कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। आपको, आप जब भी कॉन्सेप्ट पकड़ोगे ना सवाल का, आपको बहुत लिमिटेड लगेगा। आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा हुआ था। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नया आउट के नहीं आ जाता है। वो लास्ट क्लास में वर्गेडजी थ्योरम का सवाल पढ़ा हुआ था। फोर्सेस अलग हो रही हैं, वो एक अलग चीज होगी। आप 12th में आओगे, बुओयेंसी फोर्स की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। सवाल यही रहेगा, वहां पे भी आप नेट टॉर्क 0 करोगे, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा फोर्स का। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत कम। हो गया ये? मिटा दूं इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो अभी तक जिन फ्लूइड की हम बात कर रहे थे वो स्टैटिक फ्लूइड था, रुका हुआ पानी। अब हम किस सेगमेंट में घुसेंगे? बहता हुआ पानी, ठीक है। बहता हुआ पानी, बात समझ आ रही है? जैसे अपन गार्डन में खड़े होके वो पानी डालते हैं तो पाइप के अंदर जो पानी बहता है, बाल्टी को रोल दिया, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से जो पानी बह रहा है, तो जो भी बहता हुआ पानी है अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में। बट इस सेगमेंट में जो पानी हम पढ़ेंगे या जो पानी आपने पढ़ना है इस सेगमेंट के अंदर, वो अपना डे टू डे लाइफ वाला पानी नहीं है, पहली चीज, ठीक है। जो आप पानी अपने दिनचर्या में, डेली दिनचर्या में जो आप पानी देखते हो, उस पानी की बात हम इस सेगमेंट में नहीं कर रहे। हम इस सेगमेंट में बेसिकली बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की। किस फ्लूइड की बात कर रहे हैं? आइडियल फ्लूइड। कहने का मतलब है कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, वो प्रॉपर्टीज को या assumptions को आप ऐसा समझो, हम इस पूरे सेगमेंट में मान के चलेंगे। बात समझ आ गई? मतलब कुछ ऐसी सेट प्रॉपर्टीज हैं
और उन प्रॉपर्टीज को, उन एजम्पशंस को हम इस सेगमेंट में मान के चलेंगे कि भाई पानी में ऐसा ऐसा होता है, बट इन रियलिटी वैसा होता नहीं है, बट हम मान के चलेंगे कि भाई ऐसा होता है। इसीलिए हमने पहले बता दिया कि इस सेगमेंट में हम जिस भी पानी की बात करेंगे दैट इज नॉट द रियल फ्लूइड, इट इज एन आइडियल फ्लूइड। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। सबसे पहले आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, पहला लिखो, आइडियल फ्लूइड इज अ नॉन विस्कस फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इज अ नॉन विस्कस फ्लूइड। क्या आप नॉन विस्कस समझते हो? विस्कोसिटी सुनी है कभी जिंदगी में? इससे पहले, आज से पहले? विस्कोसिटी वैसे मैं आपको बता दूं है आपके सिलेबस में, इस सेगमेंट के बाद पढ़ेंगे उसको, बट अभी के लिए क्या आपने पहले कभी विस्कोसिटी सुनी है? आप ऐसा समझते हो जब पानी बहता है तो पानी में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, हर दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन होती है। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर की लेयर्स के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। अभी के लिए ऐसा समझ लो, बात समझ आई? तो हम जिस पानी की बात कर रहे हैं उसमें कोई फ्रिक्शन, कोई विस्कस बात समझ। ये तुमने ऐसा सोचो, पानी देखा है पानी, और तुमने शहद भी देखा होगा। शहद किसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है? शहद में थिक होता है। कुछ बात समझ आई? पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई विस्कस फोर्स नहीं है। बात समझ आई? ये पहली प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड की। दूसरी लिखो, आइडियल फ्लूइड इज नॉट, आइडियल फ्लूइड इज नॉन कंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड इज नॉन कंप्रेसिबल। अब नॉन कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? मतलब इस वर्ड से हम क्या समझे? हाँ, और हाउ टू यूज दिस वर्ड इन न्यूमेरिकल्स, मतलब इससे हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं सवालों में? इससे आप ये यूज कर सकते हो कि आप कितना भी प्रेशर लगा लो, इस पानी का वॉल्यूम चेंज, बात समझ आ गई? लिख लेना ब्रैकेट में, किसी भी प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, थर्ड, आइडियल फ्लूइड फॉलो स्ट्रीमलाइन फ्लो। आइडियल फ्लूइड फॉलो स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब आपने आईसीएसई वालों ने, तुम्हारे 10th में था फ्लूइड्स की 9th में था? दोनों में था। बॉयंसी, ये पास्कल लॉ, बर्नौली, ये सब 10th में था 9th में था? 9th में था। और डिलीटेड था क्या? 10th में नहीं। नहीं, 9th में डिलीटेड था क्या? नहीं था। था ना? कुछ सुना सुना लग रहा है? बर्नौली, पास्कल, कुछ सुना सुना लग रहा है? मैं आपको हकीकत बताऊं, ये दोनों चीजें सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए लगाता है। ये आपको बताया, आप रियल पानी में लगाने जाओगे ना, एक्सेप्शन है उसमें, भाई रियल पानी में तो विस्कोसिटी भी होती है, पर अपन कंसीडर क्या काम की बात करते हैं, क्या बताया मैंने अभी? स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो बेटा ये होता है, समझो, मान लो पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जब पानी यहां है तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड,
और आप ऐसे समझो जब पानी यहां है तो उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब ये होता है कि अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो वाटर ड्रॉपलेट इस समय यहां आया, उसकी वेलोसिटी कितनी है? अब ये वाटर ड्रॉपलेट आगे चला गया, तो दूसरा वाटर ड्रॉपलेट इसकी जगह आया, उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? मतलब जितने वाटर ड्रॉपलेट्स इस पॉइंट पे आएंगे उनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। सिमिलरली जितने वाटर ड्रॉपलेट्स इस पॉइंट पे आएंगे उनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर ड्रॉपलेट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंटली ऊपर नीचे चेंज। बोलो कुछ बात समझ आई? ये मतलब होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। फेयर इनफ? ठीक है। कितने? 3 हो गए ना? 3 हो गए ना? चौथा लिखो। देखो आइडियल फ्लूइड शोज, ideal fluid shows irrotational effect. Ideal fluid shows irrotational effect. What do you mean by irrotational effect? नहीं, irrotational effect मतलब ये होता है कि मान लो ये पानी बह रहा है, किसी पाइप में या कहीं पे भी पानी बह रहा है, मैंने क्या किया, मैंने इस पानी में ना एक बॉल छोड़ दी। क्या छोड़ दी? तो ये बॉल है ना बेटा, आगे बढ़ेगी v वेलोसिटी से, पर ये गोल गोल घूमेगी। ये मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट का। बट रियल फ्लोइंग वाटर में अगर आप बॉल छोड़ दो तो क्या वो घूमती भी है? ऐसा हम आइडियल फ्लूइड के केस में नहीं बनते। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का लिख लेना अपने ओन वर्ड्स में, ताकि बाद में जब आप नोट्स रिवाइज करो तो आपको इस रोटेशनल का मतलब समझ में आए। और अगर याद रहेगा तो भले ही मत लिखो, अप टू यू। फ्लूइड खत्म हो गया क्या स्कूल में? क्या चल रहा है? फ्लूइड में क्या चल रहा है? जो लास्ट था वो इंसिडेंट है। अच्छा बस ठीक है फिर। ठीक है। पास्कल्स लॉ, किसी को याद है पास्कल्स लॉ? वो तो स्टैटिक फ्लूइड में पढ़ा था। पास्कल लॉ क्या है? किसी को याद है? भोला भटका? भरोसा है मुझे तुझ पे? कुछ नहीं याद, धुंधला धुंधला सा। एक लेवल पे रहता है पानी। पास्कल लॉ, मान लो अपने पास एक कंटेनर है कुछ ऐसे, ठीक है, इसमें पानी भर दिया हमने, ये ठीक है, लेट अस से एच हाइट, ठीक। तो बॉटम पे प्रेशर कितना है? P नॉट प्लस एच रो जी। मान लो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना मैंने एक और प्रेशर लगाया P1, तो बॉटम पे प्रेशर कितना हो जाएगा? ये पास कर यही लिया था उसने, सही बता रहा हूं। अबे यही है ये, इसमें कुछ भी नया पास कर लो।
पहली चीज पास्कल लॉ ने क्या बोला था? पास्कल लॉ ने बोला था कि अगर आप फ्लूइड के किसी भी सेगमेंट में कोई प्रेशर अप्लाई करोगे, अगर आप फ्लूइड के किसी भी सेगमेंट पे कोई भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी सारे पानी पे। ये है पास्कल लॉ। बात समझ गई? अरे पक्का देखो स्टेटमेंट पास्कल लॉ का देखो। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट Pascal's law states that if any pressure is applied, Pascal's law states that if any pressure is applied in a particular portion of fluid, if any pressure is applied in the particular portion of fluid, then this pressure distributes everywhere in the fluid. Then this pressure distributes everywhere in the fluid. Everywhere in the fluid. एग्जाम्पल बोलो पास्कल्स लॉ का। पास्कल लॉ डे टू डे लाइफ में कहां यूज करते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट। अबे हाइड्रोलिक लिफ्ट पता है तुम्हें क्या होती है? तो रुक, अबे इसकी तो वर्किंग भी पढ़ाते हैं 9-10 में। हाँ न्यूमेरिकल का हमने नहीं की। है, करिए। अरे कभी देखो एग्जांपल हाइड्रोलिक लिफ्ट। वो तुमने इधर देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है। कमाल हो, अबे जैक नहीं देखा तुमने? अबे हाँ, गाड़ी समझ रहे हो ना बात को? क्या? वो गाड़ी पर हाँ, वो मैकेनिक के पास ले जाओ, भय भय करता है, ट्रक उड़ जाता है ऊपर। किसने नहीं देखा? पास्कल्स लॉ के फिनोमेना पे काम करता है। कैसे करता है देखो। मुझे लगा था तुम्हें पता होगा। देख मेरी बात सुन। होता क्या? अरे नोट्स नहीं स्टार मार्क क्या नहीं होता क्या है? इस टाइप का एक जैक होता है जिसमें ना अपन ऑयल अपना हाइड्रोलिक भर देते हैं कुछ ऐसे। इस पे सवाल कराते हैं 9-10 में। देखना अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कितना पागल बनाएंगे। मतलब मैं ऑनेस्टली कहूं, इस पे सवाल कराने की जरूरत भी नहीं है। अगर बच्चे को समझ में आता है वो अपने आप कर सकता है। करते क्या है, आप क्या करते हो? आप कार लाते हो और कार इसके ऊपर रख देते हो अपनी। ये ठीक है। अब होता क्या है, यहां से अपन फोर्स लगाते हैं। बोल कैसे होता? देख अपन ने फोर्स लगाई, लेट अस से F। बोलो बात समझ आई? लेट अस से यहां पे इसकी जो ये प्लेट लगी है ना, इसकी एरिया है A1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना डेवलप हुआ?
F by A1. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अरे ऐसा हो, अरे पक्का। अब पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने कहीं पे प्रेशर डेवलप किया तो वो इक्वली सारे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यस और नो। तो ये प्रेशर पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट होकर आप पहुंचता है, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लगा, F by A1। बोल लगा नहीं लगा? मान लो इस प्लेट की एरिया है A2, क्या है A2, तो अपन को कैलकुलेट करना है कि ये कितनी फोर्स ऊपर लगा रही है। तो फोर्स इज व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया। तो दिस प्रेशर दैट इज F by A1 इनटू। अब करते क्या है भाई, ये फोर्स तो बहुत छोटी है, 10-20 न्यूटन ऑन न्यूटन, भाई इंसान लगा रहा है अपना, बोलिए सो। पर लॉजिकली देखिए प्लेट की एरिया कम है तो ये वैल्यू छोटी है, बात समझिए। तो जैसे ये वैल्यू छोटी हुई, क्या ये एरिया बड़ी, ये वैल्यू बड़ी हुई फोर्स? अरे हुई नहीं हुई। उसके ऊपर से ये A2 भी बहुत बड़ा है, तो सो जितनी फोर्स आप लगाते हो उससे ज्यादा फोर्स यहां पहुंचती है और इवेंचुअली ये का ये फंक्शन है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, पास्कल्स लॉ। बोल कुछ बात समझ में आई? तो मतलब तू सोच, अगर मैं इसको एकदम पतला कर दूं ऐसे, मतलब ये वैल्यू mm² में कर दूं, फिर हमें बात नहीं, फील करने की बात है। तो सोच मैं इस A1 को mm में कर दूं, mm में, और इसको कर दूं साला ये बड़ा मीटर में, तो क्या पास्कल लॉ काम करेगा? सोच, यहां से एक ऐसे स्ट्रिंग गिराऊं और वहां पे ट्रक उछल रहा है, मतलब यहां से मैं पेन गिराऊं और वहां ट्रक उछल गया, कोई काम करेगा नहीं करेगा? क्यों? एकदम छोटी हो जाएगी। तो क्या होगा, ये वैल्यू कम हो गई ना। अरे मैं कह रहा हूं ये वैल्यू बहुत छोटी कर दो, मान लो mm² कर दो और ये कर दो मीटर², और फोर्स लगाओ 1 न्यूटन। जैसे एक सेफ्टी पिन गिराई हमने और वहां ट्रक उछल गया, सब उस जीरो के बहुत नजदीक हो जाता है। तो जीरो ये वैसे से बढ़ता तो है। अच्छा है ना, ये जितना कम होगा उतनी वैल्यू बड़ी होगी ना, ये काम करेगा? क्यों? अबे क्यों? सोचो सोचो सोचो। आपने देखा होगा ये एक सर्टेन लेंथ का होता है, ये इतना पतला नहीं कर देते एकदम, कि इतना पतला करते हैं कि बस वहां पे वो बोले यार एक उंगली से ऐसे ऐसे बटन दबाओ कीबोर्ड की तरह और वहां ट्रक उछल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा सवाल है ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? छोटी जगह में वाटर प्रेशर बहुत बढ़ेगा। तो अच्छी बात है ना, बढ़ जाए। नहीं, दूसरी साइड बोल रहा हूँ। कैसे बढ़ जाएगा? पास्कल लॉ। ये जो आपने प्रूफ किया है ये कौन से फ्लूइड के लिए है? रियलिटी में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ऐसी होती, इसमें विस्कोसिटी होती, लॉसेस होते हैं। बोल हाँ यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने को पहले अपने को इतना अच्छे से फील नहीं कराते। ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना पास्कल लॉ, सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। रियल लाइफ में आप ऐसे एकदम 100% लॉजिक, मतलब कि ये भाई किताब में ऐसा हो रहा है रियल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है। बोलो कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का, बट बेस लाइन ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट की। चमका बता।
डन। और देख ऐसे समझो अपने पास एक पाइप है, ये ठीक है, और इसमें अपना वाटर इज फ्लोइंग। बोलो कोई तकलीफ? देख मान लो यहां पे इस पाइप की जो एरिया है दैट इज A1, ठीक है, और यहां पे जो इस पाइप की एरिया है दैट इज A2। अलग अलग एरिया है कि नहीं? मान लो यहां पे जब पानी जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है, इनलेट वेलोसिटी, और यहां से जब पानी बाहर निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v2। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, अच्छा तो सोच, मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहां से मैंने 1 सेकेंड में, ध्यान सुनो, मैंने 1 सेकेंड में यहां से 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी अंदर डाला। 1 सेकेंड में यहां से 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी अंदर पुश किया, तो 1 सेकेंड में यहां से कितना पानी बाहर निकला? 2 सेंटीमीटर क्यूब। अरे यार, अरे पाइप भी ऐसा ऐसा थोड़ी पाइप अपनी बढ़िया एकदम फ्लेक्सिबल मोटी होती जा रही है, पर मानते हैं पाइप इज इनएक्सटेंसिबल, पाइप अपनी डायमेंशन चेंज नहीं करेगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी वॉल्यूम आप पानी का अंदर डालोगे, क्या 1 सेकंड में उतना ही पानी बाहर भी निकलना चाहिए? अरे यस और नो? अच्छा, अगर वाटर की वेलोसिटी है v1, अगर वाटर की वेलोसिटी v1, तो स्मॉल टाइम dt में, बहुत ही छोटे टाइम की बात कर रहे हैं, स्मॉल टाइम dt में ये कितनी डिस्टेंस चलेगा? v1 dt। अरे ऐसा, अरे पक्का स्मॉल टाइम में कितनी डिस्टेंस चला? v1 dt। बोलो बात समझ, अरे ये समझ में आ रहा है? भाई 10 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी है तो 2 सेकंड में कितना चला? 20, 10 इंटू 2, वैसे ही v1 इंटू dt। तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम पानी का अंदर आया? v1 इंटू dt इंटू एरिया A1। अरे यस और नो? मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखना ध्यान से, वॉल्यूम इनलेट should be equal to वॉल्यूम आउटलेट, ठीक है? तो मैंने बोला A1 इंटू V1 इंटू dt, A1 इंटू V1 इंटू dt should be equal to A2 इंटू V2 इंटू dt। बोलो सही बात है? अरे ठीक है, A1 V1 is equals to A2 V2। पहले सुनिए इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, भर भर के सवाल आते हैं।
पाइप की डायमेंशन यहाँ है, वहाँ यहाँ है। यहाँ अगर ये वेलोसिटी है तो बताओ वहाँ कितनी होगी, क्या अपन कर सकते हैं? सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 b1 इक्वल टू a2 b2। परेशान होने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले। सवाल आता है भर भर के, आपको पाइप के डिफरेंट डायमेंशंस दे देगा, यहाँ पाइप मोटी है, वहाँ पाइप पतली है। एक जगह वेलोसिटी पता है तो क्या दूसरी जगह पर निकाल सकते हैं? डाल देना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्यों? आवाज नहीं इसलिए ठीक है, अपने घर में एक टैप लगा हुआ है, हो गया ये? अपने घर में एक टैप लगा है जिसकी एरिया मैंने आपको दे दी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले तो जब पानी यहां से निकलेगा तो पानी की एरिया कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया टैप से निकल रहा है तो जो टैप की एरिया है वो पानी की एरिया है, बोला कि नहीं? अच्छा, जैसे जैसे पानी नीचे आता है उसकी एरिया बढ़ती है कि कम होती है? कि सेम रहती है? बढ़ती है। सोचो, टैप देखा, टैप से जब पानी निकलता है तो जैसे जैसे पानी नीचे आता है उसकी एरिया बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है? बढ़ती है। तो मतलब पानी तुम्हारे गांव में ऐसे निकलता होगा। चमत्कार हो गया एकदम। मतलब आप कह रहे हो कि आपके गांव में पानी ऐसे निकल रहा है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? यही ना कि ये एरिया से निकला और ऐसे चला गया। सर ऐसे सोच के कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कंप्रेस हो रहा है पानी। दोबारा बोल। उस एरिया में हाँ। पानी कंप्रेस होके निकल रहा है तो कंप्रेस होकर निकल रहा है, तो एग्जैक्टली मैं पॉइंट ना कि इससे बड़ा कैसे हो गया है? समझ रहे हो ना बात? हमारे गांव में पानी ऐसे नहीं निकलता। अबे एक तो ऐसे चेहरे मत बनाया करो कि जिंदगी में कभी नल नहीं देखा तुमने, और नहीं देखा है तो देखो, आज घर जाके पानी ही ऑब्जर्व करो। चमत्कार वाली बात है। अबे एरिया कम हो जाती है पानी।
मतलब कायदे का टैप है, टूटा फूटा नहीं है। समझ रहे हो बात को? सवाल आपका ये है कि भैया जब यहां से पानी निकला तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान देना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब पानी निकला तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है इस पानी की एरिया कितना होगा 5 मीटर नीचे। सिंपल सवाल कर सकते हो, करो। हो गया? करना सोच कैसे करें? समझे समान के दिल है खिलाना चाहिए, दिल का लगाना। एक हजार कैसे? बात समझ में आई क्या? तो सेंटीमीटर क्या एरिया तो क्या दूं मैं एरिया सेंटीमीटर में? तो वॉल्यूम मीटर पर सेकंड। अभी तो आंसर भी तो सेंटीमीटर में आया है। कैसे? अभी ये एरिया सेंटीमीटर रखा है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आया है। ठीक। समझ आया ये? किसी को समझ, कोई ऐसा है जो क्लास में समझ में ना आया ये कैसे हुआ? समझ में आ गया? मुझे बताओ इसमें टफ क्या था?
कौन सा चैप्टर घुसाया है इसमें? काइनेमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या टफ था इसमें? दिमाग चलाओ, दिमाग।